हेलो एवरीवन, आई एम दीपा मिश्रा फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको सबसे पहले पैरोडिक टेबल लर्न करवा दी है। पैरोडिक टेबल लर्न करने की मैंने आपको न्यूमोनिक्स दी है। उस न्यूमोनिक को डेली आपको एक बार सुबह जब भी आप फ्री हो या शाम को जब भी कभी भी फ्री हो आप, तो आपको क्या करना है, उस न्यूमोनिक का एक बार रिवाइज करते हुए आप कभी भी फ्री हो तो उस टाइम पे आप उसको एक बार लिख करके देख लें। ओके, आज हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के लिए। तो चैप्टर 3 का नाम क्या था? सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पैरोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो मैंने ऐसे ही इस चैप्टर को क्या किया, 2 पार्ट में इसको क्लासीफाई कर दिया। ओके, क्लासीफाई मैंने इसको क्या किया है, हम इसको इस चैप्टर में अंदर हम 2 सेक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट सेक्शन के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास एलिमेंट है जो मैंने आपको पैरोडिक टेबल में करवाए हैं उसका क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों था और कैसे कैसे वो क्लासिफिकेशन हमारे पास आया, यानी कि मॉडर्न पैरोडिक टेबल कैसे आई थी और सबसे पहले पैरोडिक टेबल के बारे में किसने सोचा, कैसे सोचा, और ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये सारा हम टॉपिक कहाँ पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन एलिमेंट के अंदर कुछ सब टॉपिक क्या है? नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि क्या हुआ था, 1800 यानी कि जो सन चल रहा था 1800 में ओनली हमें कितने एलिमेंट्स पता थे? ओनली 31 एलिमेंट पता थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे खोज होती गई, तो हमारे पास अभी वर्तमान स्थिति में हमें पता है कि हमारे पास 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो अब जैसे जैसे ये बढ़ते गए थे, यानी कि जैसे जैसे एलिमेंट आए तो उनको कैसे रखना था, कैसे उनका हम ग्रुप में वर्गीकरण करेंगे, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे, ये करेंगे ना, तो उनका हमें क्या करना पड़ा? वर्गीकरण करना पड़ा। सबसे पहले उनको हमें ग्रुप्स में बांटना था। तो उस टाइप से हम उसका एक तरह से बिल्कुल जैसे हम हर चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं, वैसे हम उनका जो स्टडी है वो भी हम कैसे कर पाए? सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल कर सके, इसलिए हमें वर्गीकरण की जरूरत थी। ओके, उसके बाद है ओरिजिन ऑफ पैरोडिक टेबल। जो मॉडर्न पैरोडिक टेबल मैंने आपको लर्न करवाई है, जो कि हमने कल कंप्लीट कर ली थी, तो उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, सबसे पहले उसके बारे में किसने बताया था, कैसे पैरोडिक टेबल की जो है वो कैसे टेबल बनाई गई है, तो उसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है ड्रॉबे-राइनर ट्रायड रूल। सबसे पहले उस टाइम पे क्या था, जितने भी एलिमेंट्स पता थे तो बहुत सारे जो थे, ड्रॉबे-राइनर थे, प्राउस थे, मैंडलीव थे, है ना, और जो हेनरी मोजले थे, इन्होंने क्या किया, उन जो भी एलिमेंट उस टाइम तक थे तो उन्होंने क्या करना था? क्लासिफिकेशन करना था, यानी कि वर्गीकरण करना था। वर्गीकरण करते हुए उनको ऐसे वर्गीकृत करना था ताकि एक ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स आए उनके गुणधर्मों में क्या हो? समानता हो, यानी कि सेम उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने जैसे होता है ना, हर बच्चे का लेवल अलग होता है सोचने समझने का, तो डॉबे-राइनर ने अपना अलग रूल दिया था, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव ने अपना अलग रूल दिया था, देन मैंडलीफ ने अपना अलग रूल दिया था, और फिर हेनरी मोजले ने सबसे जो आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी हम पढ़ते हैं वो हेनरी मोजले ने दी थी। ओके, तो मैंडलीफ, जो हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी के जनक, यानी कि आवर्त सारणी को सबसे पहले किसने बताया था, वो तो हम मैंडलीफ की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही उनको कैसे सारणियों में या समूह में बांटा था। उससे पहले जो डॉबे-राइनर थे वो उनको क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए। जो उन्होंने अपनी बात कही थी वो अपनी ही बात पे कुछ एलिमेंट के बाद उनकी जो बात थी वो गलत साबित हो गई थी। ओके, तो इस तरह से हम इसकी व्युत्पत्ति की बात करेंगे, यानी कि ओरिजिन की बात करेंगे। देन पैरोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पैरोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि जो हमारी पैरोडिक टेबल है उसमें क्या डिफरेंस मिलता है हमें। हम बात करते हैं हमेशा आवर्त की और ग्रुप की, यानी कि आवर्त यानी तो पीरियड हो गए और ग्रुप यानी क्या हो गए? हमारे वर्ग हो गए। तो कितने आवर्त होते हैं हमारे मॉडर्न पैरोडिक टेबल के अंदर? आवर्त होते हैं 7 और जो ग्रुप्स हैं वो होते हैं 18। तो हम ये बोलते हैं हमेशा बाएं से दाएं चलने पर जब हम आवर्त की बात करते हैं, देन हम बात करते हैं ऊपर से नीचे चलने पर जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमें उस टेंडेंसी में पढ़नी है कि बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस, यानी कि जो परमाणु त्रिज्या है उसका क्या होगा, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सबकी डेफिनेशन आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। बस यहाँ पे हमें डेफिनेशन करते हुए इनकी पैरोडिसिटी के बारे में पढ़ना है कि कहाँ से कहाँ जाने पर ये कम होती है, ज़्यादा होती है, और क्यों होती है, विद रीज़न और विद एक्सेप्शन हम इसको टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता मैंने बता ही दिया आपको। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी तत्व की सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी थी। उसके बाद हम बात करते हैं आवर्त सारणी की उत्पत्ति। आवर्त सारणी की उत्पत्ति में सबसे पहले हम बात करेंगे डॉबे-राइनर ट्रायड रूल। तो डॉबे-राइनर का ट्रायड रूल मैं आपको समझाती हूँ।
तो समझिए पहले, सबसे पहले इसको हम क्या पढ़ेंगे, डॉबे-राइनर का ट्रायड रूल। इसमें सबसे फर्स्ट हम डॉबे-राइनर की बात करते हैं, तो क्या आ जाएगा, डॉबे-राइनर ट्रायड रूल। इनका समझना, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, है ना, त्रिक, इसे हम हिंदी में कहते हैं डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। क्लियर है? त्रिक का मतलब होता है 3, यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो भी इनके एलिमेंट्स थे, एक ग्रुप में आने वाले 3 एलिमेंट का इन्होंने क्या बना लिया, एक सेट तैयार कर लिया। सेट का मतलब इन्होंने एक ही ग्रुप में आने वाले 3 एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रखा। उस ग्रुप को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा, मतलब जो डॉबे-राइनर का त्रिक नियम था, उन्होंने ये कहा, उन्होंने इस अपने रूल को ऐसे समझाया, 3 समूह में ले लिया तत्वों को। उन्होंने ये कहा था कि जो पहले और जो थर्ड, यानी कि जो फर्स्ट और जो थर्ड है, यहाँ पे बीच वाला मान लो कोई सा भी, जैसे अगर मैं ABC की फॉर्म में समझाऊं, तो मैंने A, B और C 3 एलिमेंट्स लिए हैं, और इन 3 एलिमेंट्स को मैंने 3 के सेट में, और मान लो कोई हो गया C, D, F हो गया, तो मैंने क्या कर लिया, 3 के सेट में एलिमेंट्स को ले लिया। उसके बाद इनका जो नियम था, वो नियम ये कहता है कि प्रथम और तृतीय, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का अगर मैं क्या करूं, एवरेज निकालूं, तो उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो जो सेकंड है उसके इक्वल होगा। क्या कहा था, वापस सुनिए, कि जो फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज अगर मैं निकालती हूँ तो वो किसके बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। अब एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखते हैं डॉबे-राइनर के अकॉर्डिंग। डॉबे-राइनर के अकॉर्डिंग हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ लिथियम, देन हम लेते हैं क्या, सोडियम, और उसके बाद हम लेते हैं पोटेशियम। ली ना की, यानी कि एक ही ग्रुप में आने वाले 3 एलिमेंट का सेट उन्होंने लिया है। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, लिथियम का उन्होंने देखा जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 7 होता है। सोडियम का तो आपको फाइंड करना है इस रूल के अकॉर्डिंग। देन उन्होंने पोटेशियम का देखा, पोटेशियम का होता है बेटा 39। क्या होता है, 39। तो उन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट और थर्ड का अगर मैं एवरेज निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, सोडियम यानी कि Na के इक्वल होगा। देन निकालते हैं अपन, 39 + 7 / 2, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा 46/2, जो कि क्या होता है, 2 2 जा और 2 3 जा, तो बिल्कुल सही है। डॉबे-राइनर का त्रिक नियम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वापस सुनिए, डॉबे-राइनर का ट्रायड रूल क्या कहता है। डॉबे-राइनर ने अपने जो एलिमेंट्स थे, एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स को 3 सेट में लिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट और थर्ड का जो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो सेकंड वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने लिथियम का क्या ले लिया, 7 ले लिया। पोटेशियम का हमें पता है 39 होता है, तो हमें अगर इन दोनों का करके देखते हैं तो 23 है, जो कि सोडियम का होता है, आपको भी पता है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि डॉबे-राइनर ने अगर ये नियम दिया था और जो हमें अभी लग रहा है सही भी है, तो इनकी कुछ कमियां रह गई थी। अब इनकी कुछ कमियां बताते ही हुए हमें आगे स्टेप पे जाना है। तो इनकी कमी क्या थी, इनकी कमी ये थी कि जब इन्होंने ये अपने सेट बनाए थे तो इनका जो ये रूल था कुछ मतलब कि कुछ एटम पे ही लागू हो पाया था, है ना। बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़े एलिमेंट्स की ओर, तो इनका जो नियम है ये काम नहीं कर पाया, यानी कि जो ये बताना चाह रहे थे उनका एवरेज कुछ अलग आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था, है ना। इस वजह से हम ये कहते हैं डॉबे-राइनर की सबसे ये कमी थी, ये एक ही कमी थी इनकी, इन्होंने जो सेट बनाए थे वो आगे जा करके काम नहीं कर रहे थे, यानी कि यहाँ पे इनका डिफरेंस आ रहा था। इस वजह से डॉबे-राइनर के बाद कौन आए, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, यानी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड अष्टक नियम मैं आपको कल से करवाऊंगी, लेकिन एक बात आप यहाँ पे नोट कर लेना, अपनी कॉपी के अंदर बिल्कुल ऐसे ही आप अपने नोट्स अपने हाथों से खुद बनाइए, और उसको क्या करना है आपको, जैसा मैंने इस चैप्टर में समझाया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है ना, वो आप इससे में लिख लेना। आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि हम पहले एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम पैरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि हमें इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज और फाइंड करनी है। ओके, तो आज आपको क्या काम हो गया, आज आपको सबसे पहले तो आपको पैरियोडिक टेबल पूरी कंप्लीट बनानी है। देन आपको क्या करना है, जो डॉबे-राइनर ट्रायड रूल है उसकी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी मैंने आपको बता दी है वैसे तो, लेकिन आप अगर इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो आप अपनी जो बुक है उनमें से डेफिनेशन लिख लेना। ओके, थैंक यू।